Hello everyone. Let's continue with AS 28 impairment of assets. मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं और प्रैक्टिकली सारे कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। आपने लास्ट क्लास में बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए। एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आपकी बुक में भी है, राइट? तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, एट द एंड ऑफ 20x0 enterprise M acquired 100% of enterprise Z for 3000 lakhs. Z has 3 cash generating unit A, B and C with net fair values of 1200 लाख, 800 लाख एंड 400 लाख। यानी Z जो कंपनी है इंटरप्राइज Z है, उसकी 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है A, B, C। तीनों की नेट एसेट फेयर वैल्यू को नेट एसेट फेयर वैल्यू जोड़ दीजिए, कितने की हो रही है? उसकी बुक वैल्यू हो रही है एसेट्स की कैश जनरेटिंग यूनिट्स के 1200, 800, 2000 और 400 और जोड़ दिया तो 2400 लाख। यानी बेसिकली 600 लाख रुपए की गुडविल इन्वॉल्व है यहाँ पे। एम रिकॉग्नाइजेस गुडविल ऑफ 600 लाख। अच्छा, बता भी रहा है कि उसमें एक गुडविल हो गई 600 लाख की। दैट रिलेट्स टू एंटरप्राइज जेड। एट द एंड ऑफ 20x4, क्या साल बाद की बात कर रहा है? 20x0 की बात कर रहा था, फिर x4 की बात कर रहा है, यानी x1, x2, x3, x4 आया 4 साल बाद। A makes significant losses. Okay, the cash generating unit A is making significant losses. Its recoverable amount is estimated to be 1350 लाख। 1350 लाख रुपए की रिकवरेबल अमाउंट है इसकी। कैरिंग अमाउंट आर डिटेल्ड बिलो। कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट 1300, 1200 और 800 लाख है। ठीक है, 1300, 1200 और 800 लाख है और गुडविल 120 लाख की है। कुल मिला के कैरिंग अमाउंट इस समय 3420 लाख रुपए का चल रहा है। गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। गुडविल एलोकेट किया जा सकता है, तो ठीक है भाई, ये गुडविल को बांट दीजिए तीनों में। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ जेड, जिस दिन एक्विजिशन हुआ था, द नेट फेयर वैल्यू ऑफ एबीसी आर कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल बेसिस फॉर प्रो राटा एलोकेशन ऑफ गुडविल टू एबीसी। कह रहा है जिस दिन तुमने खरीदा था जेड को, उस दिन जो एसेट की फेयर वैल्यू थी, कैश जनरेटिंग यूनिट की फेयर वैल्यू थी 1200 लाख, 800 लाख और 400 लाख, यानी कि 3:2:1। इस रेशियो में कह रहा है गुडविल को बांट दो तीनों में, सही रेशियो होगा वो। ठीक है, तो 3:1 में गुडविल को हम बांट देंगे। ठीक है, अभी कैरिंग अमाउंट एसेट का कितना है? 1300 लाख, 1200 लाख, 800 लाख। इसमें इसको 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए। 120 को 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। 3 2 5 6, 6 से डिवाइड करो 120 को, 20 इंटू 3 60, 40 और 20 हो गया 120। हाँ, हो गया 120। इस रेशियो में बांट दीजिए। यानी इसकी जो कैरिंग अमाउंट होगी, ए की आएगी 1360, बी की आएगी 1240 और सी की आएगी 820। बताइए कोई परेशानी किसी को? नहीं, नेट कैरिंग अमाउंट आ गया हमारा। अब एक एक का देख लेते हैं। ए बी सी, हमको तीनों की कैरिंग अमाउंट पता चल गई, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? ए में इंपेयरमेंट की बात कर रहा है। इसका 1350 है रिकवरेबल अमाउंट। तो 1350 हम रिकवरेबल अमाउंट ए में से 1360 में से 1350 कम करेंगे 10, ये हमको आ गया इंपेयरमेंट लॉस। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। एम विल रिकॉग्नाइज इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 10 लाख फॉर ए। अब मान लीजिए सिनेरियो बी, एक दूसरा सिनेरियो ले रहे हैं, केस 2 ले रहे हैं कि गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। अगर गुडविल एलोकेट नहीं हो पाती तो क्या होता? गुडविल एलोकेट नहीं हो पाती तो क्या होता? गुडविल एलोकेट नहीं हो पाती तो हम ए का जो हम 1300 गुडविल बांटने के बाद 1360 बोल रहे थे, वो 1360 ना बोलते, हम बोलते कैरिंग अमाउंट 1300 ही।
और 1350 उसका रिकवरेबल वैल्यू होता, तो यानी रिकवरेबल वैल्यू तो पहले ही ज्यादा है, तो कोई भी इंपेयरमेंट लॉस ए में होता ही नहीं। तो हम कोई बात नहीं, फिर हम इसमें क्या करते हैं कि जब गुडविल एलोकेट नहीं हो पाती है तो पूरे कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट और कंपनी की कैरिंग अमाउंट देखते हैं। पूरे कंपनी की कैरिंग अमाउंट क्या है, पूरे कंपनी का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। पूरे कंपनी का कैरिंग अमाउंट ये एकदम आराम से दिया हुआ है 3420, पूरे कंपनी का कैरिंग अमाउंट। ये देखिए पूरे कंपनी का कैरिंग अमाउंट 3420। पूरे कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट क्या है, पूरे कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट देखिए, आपको क्वेश्चन कहीं बताता है पूरे कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन ने कह दिया था कि जब गुडविल एलोकेट नहीं हो सकता, कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट 3400 है, तो 3400 कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट, तो 20 क्या हो गया, इंपेयरमेंट लॉस। अब 20 जब इंपेयरमेंट लॉस हुआ है तो पहले कहाँ एडजस्ट होता है, गुडविल में, और फिर उसके बाद एसेट में, तो गुडविल में एडजस्ट हो जाएगा ये 20 लाख, एलोकेट्स फुल्ली टू गुडविल। आई होप आपको जरा भी दर्द नहीं हुआ होगा, और अब मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। हेडिंग दीजिए रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस लिखिए, इफ देयर इज any indication that an impairment loss recognized for an asset in prior accounting periods may no longer exist, then impairment loss recognized should be reversed. अगर आपको ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि इंपेयरमेंट लॉस जो आपने एसेट पे चार्ज किया था पहले के पीरियड्स में, अब उस इंपेयरमेंट लॉस की जरूरत ही नहीं है, मेरा रिकवरेबल अमाउंट बहुत बढ़ चुका है, तो आप उस इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकते हैं। भाई रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया था कैरिंग अमाउंट से, तभी तो आप इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किए, लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई, अब रिकवरेबल अमाउंट बहुत बढ़ गया है कैरिंग अमाउंट से, तो आपने जो इंपेयरमेंट लॉस पहले चार्ज किया था आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी वापस से हम कैरिंग अमाउंट को अपने बढ़ा सकते हैं। इंपेयरमेंट लॉस जब आप रिवर्स करते हो, इंपेयरमेंट लॉस कितना रिवर्स होता है, इसको कैलकुलेशन क्या है, इंपेयरमेंट लॉस आपने फॉर्मूला सीखा था, क्या था इंपेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो रिवर्स का फॉर्मूला क्या है, एकदम उल्टा, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी आपके कैरिंग अमाउंट से, अच्छा ध्यान दीजिएगा, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स आप कब कर रहे हो, ये कैलकुलेशन कब कर रहे हो, जब इंपेयरमेंट लॉस पास्ट में हो चुका था। अगर आज तक कभी इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ था और रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर आज तक इंपेयरमेंट लॉस आपने चार्ज किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, आज ये अमाउंट आ रहा है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, सम अमाउंट इस कैलकुलेशन के बाद आ रहा है आपका, तो क्या करना है, उसको क्या इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स बोलेंगे, नहीं भाई, इंपेयरमेंट लॉस पास्ट में चार्ज हुआ था, तब आप अगर ऐसा पाते हैं तो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स आया इसकी मदद से आपकी कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगी, ये जो कैरिंग अमाउंट अभी चल रहा था ना, इसमें ऐड कर दीजिए इंपेयरमेंट लॉस को, तो नई कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, यानी कि आपकी कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो चुकी है। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट
वहां पे हम पहले क्या करते थे, इंपेयरमेंट लॉस जब निकालते थे तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे निकालते थे, कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस, और यहां पे हम करेंगे कैरिंग अमाउंट प्लस कर दीजिए इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स्ड। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है इसके रिस्पेक्ट में, इट कैन नॉट बी मोर देन what carrying amount would have been had impairment not been done in prior period। समझिए, अगर हम पहले कभी इंपेयरमेंट नहीं किए होते, कभी भी इंपेयरमेंट नहीं किए होते, तो आज क्या इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हम कर रहे होते, कर ही नहीं रहे होते। फिर से रिपीट करते हैं अपनी बात को, अगर हम पहले कभी इंपेयरमेंट नहीं किए होते, लेकिन हम किए हैं इंपेयरमेंट, लेकिन आपको सोचना है कि अगर इंपेयरमेंट ना किए होते तो आज एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या होती, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं समझाता हूं। देखिए, मैंने तो पास्ट में इंपेयरमेंट कर दिया था तो इसकी वजह से वैल्यू कम हो गई थी, लेकिन अगर इंपेयरमेंट नहीं किए होते तो आज की कैरिंग अमाउंट तो कुछ ज्यादा होती ना। तो जितनी भी होती उससे ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए आज आप जो ये ऐड करके कैरिंग अमाउंट क्रिएट कर रहे हो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। ये जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट अभी आपका आया है, ये उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस अमाउंट से? वो अमाउंट जो आज होता अगर पास्ट में इंपेयरमेंट चार्ज न हुआ होता। ये अमाउंट उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आज कैरिंग अमाउंट होता अगर पास्ट में इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं हुआ होता। अगर पास्ट में इंपेयरमेंट लॉस नहीं चार्ज हुआ होता तो एक्चुअल में जो कैरिंग अमाउंट है वो ऑलरेडी ज्यादा आ रहा होता। तो जितना भी आ रहा होता, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार आप इंपेयरमेंट लॉस लगाए फिर उसको रिवर्स किए और ऐसा कर देने से जो अमाउंट बिना इंपेयरमेंट लॉस के होता उससे ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि अगर कोई इंपेयरमेंट हुआ ही ना होता, नो इंपेयरमेंट, ठीक है, तो आज एक कैरिंग अमाउंट होता। ठीक है, लेकिन अगर हमने इंपेयरमेंट किया है तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, कैरिंग अमाउंट में से एक बार इंपेयरमेंट लॉस घटाया, फिर कुछ समय बाद हमने इंपेयरमेंट लॉस, कुछ सालों बाद हमने इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स किया। ये सब करने के बाद हमारी आज की कैरिंग अमाउंट आई है। कह रहा है ये वाला इस वाले से ज्यादा ना हो जाए। अरे आपने क्या एक बार इंपेयर किया फिर आपने इंपेयरमेंट को रिवर्स किया, तो ये सब करने से आपका कैरिंग अमाउंट जो एक्चुअल में चल रहा होता अगर इंपेयरमेंट किए ही ना होते तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी more than this, should not be more than this। अब समझ में आया आपको? this amount should not be more than this amount। ये जो अमाउंट आ रहा है, ठीक है। जनरल एंट्रीज भी रिवर्सल की लिखवा देते हैं।
if impairment loss was written off to profit and loss account, then आज क्या होगा? अगर आप पीएल में इंपेयरमेंट लॉस को लिखे थे तो एंट्री उल्टी कर दीजिए। आपने एंट्री क्या की थी? पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस। आज एंट्री कर दीजिए प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस टू पीएल। तो जो एक्चुअल में आपने पहले एंट्री की थी इंपेयरमेंट लॉस के समय में, उसी की उल्टी एंट्री करनी होगी रिवर्सल के समय पे। तो जो भी आप एंट्री पहले किए थे उसकी रिवर्सल एंट्री का मतलब हो गया उसकी उल्टी एंट्री मारनी है। तो यहां पे हम एंट्री मार देंगे प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, इफ इम्पेयरमेंट loss was adjusted with the revaluation reserve, then reversal of impairment loss will be written back to the revaluation reserve account to the extent it was adjusted. Any surplus will be recognized as income. इसका मतलब क्या है? आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व में चार्ज किया था, तो जितना रीवैल्यूएशन रिजर्व में चार्ज किए थे उतना ही रीवैल्यूएशन रिजर्व में वापस से रिवर्स करना। जैसे जब हम इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किए थे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में पता है कितना चार्ज हुआ था? 50,000। इस बार रिवर्सल हो रहा है अभी 60,000 का, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में 50,000 ही रिवर्स करना। जितना रीवैल्यूएशन रिजर्व को उस समय आपने डेबिट किया था उतना ही आज क्रेडिट कर सकते हो, बाकी पीएल में ही डालोगे। प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना होगा ये बात आप लिख लीजिए। दिस अमाउंट कैन नॉट बी more than the amount debited to revaluation reserve when impairment loss was charged। जब इंपेयरमेंट लॉस आपने चार्ज किया था तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को जितना डेबिट किया था उतना ही आज आप क्रेडिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, आपने देखा है कि कभी कभी हम इंडिविजुअल एसेट के कैश फ्लोज को डिटरमिन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हम सीजीयू आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वो एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, कैश फ्लोज जनरेट करते हैं, उसी को हम सीजीयू बोलते हैं। तो हम सीजीयू आइडेंटिफाई करते हैं और हमने क्या किया था, सीजीयू में ही हमने क्या किया था, अपने इंपेयरमेंट को चार्ज किया था, जिसमें हमने क्या किया था, पहले गुडविल पे हमने चार्ज किया इंपेयरमेंट, और फिर जो बच गया वो हमने एसेट पे चार्ज कर दिया। तो जब रिवर्सल होगा इंपेयरमेंट का तो कैसे किया जाएगा, उस केस का जब आपने सीजीयू में इंपेयरमेंट किया था। तो
तो आइए अब ये भी लिखिए। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर अ CGU. A reversal of an impairment loss for a CGU should be allocated first to assets other than goodwill. वहां पे आपने क्या किया था, जैसे आपने किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले आपने गुडविल पे किया, फिर एसेट पे किया, तो रिवर्सल के समय नीचे से वैसे ही शुरू करेंगे। पहले एसेट पे, फिर गुडविल पे आएंगे। देखिए आपने इम्पेयरमेंट कैसे किया था, इम्पेयरमेंट किया था आपने पहले गुडविल को, फिर एसेट को। अब रिवर्सल यहाँ से शुरू करेंगे, रिवर्सल उल्टा करना, ठीक है। आपने ऐसे किया, अब हम ऐसे रिवर्सल करेंगे। ये आपने इम्पेयरमेंट चार्ज किया, अब ये हम रिवर्सल करेंगे। यही बात समझ में। फर्स्ट टू एसेट अदर देन गुडविल ऑन प्रोराटा बेसिस, सभी एसेट पे रेशियो में करेंगे बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच एसेट। एंड दूसरा देन टू गुडविल। डायग्राम भी बना लीजिए, आपको याद रहेगा कि इम्पेयरमेंट चार्ज कैसे करते हैं, पहले गुडविल देन एसेट, और रिवर्सल कैसे करते हैं उल्टा, पहले एसेट देन गुडविल। मतलब जिस तरीके से हम आए वैसे ही अब उल्टा रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। अच्छा, सिर्फ गुडविल अगर इंपेयर हुई थी तो एसेट इंपेयर हुआ ही नहीं था, सिर्फ गुडविल इंपेयर हुई थी। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑफ ओनली गुडविल, अच्छे से लिखिए, ओनली गुडविल, सिर्फ गुडविल का इंपेयरमेंट हुआ था। ओनली गुडविल, कोई और एसेट इंपेयर नहीं हुई थी, सिर्फ गुडविल हुई थी। तो अगर सिर्फ गुडविल इंपेयर होती है तो रिवर्सल होता ही नहीं है, सिर्फ गुडविल इंपेयर होती है तो रिवर्सल होता ही नहीं है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन स्पेसिफाइड केस। वो केस क्या है वो भी आपको लिखवा देते हैं, हालांकि बस आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रख लीजिए, गुडविल में अगर इंपेयरमेंट हुआ है, सिर्फ गुडविल का इंपेयरमेंट हुआ था तो रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली आप बस इतना समझिए, थियोरेटिकली अंडर सम स्पेसिफाइड कंडीशन रिवर्सल हो जाता है, बस ऐसे याद रख सकते हैं। एन इम्पेयरमेंट loss recognized for goodwill should not be reversed. Should not be reversed in the subsequent period. Unless, मतलब हो सकता है एक सिचुएशन है, impairment loss was caused by exceptional nature external event। जो इम्पेयरमेंट हुआ था ना, एक तो कोई एक्सटर्नल इवेंट की वजह से हुआ था, कंपनी में कुछ ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, वो एक्सेप्शनल नेचर का था, पता नहीं कैसे अचानक से हो गया।
अब वो जो अचानक से हुआ था वो रिवर्स हो गया, अब वापस से ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लिया था कि इम्पेयरमेंट कैसे हो सकता है, कि जो हमने मशीन खरीदी है उस पर अचानक से गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी माफ कर दी, और उसका जो इंपोर्ट था पहले बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, फ्री फ्लो कर दिया, चाहे जितनी यूनिट मंगा लो, तो अचानक से मार्केट में भाव गिर गया। ठीक है, तो ये कैसा नेचर है, एक्सेप्शनल नेचर था और एक एक्सटर्नल फैक्टर था। भाई हमारे यहाँ कुछ थोड़ी ना हुआ कि मेरे यहाँ मशीन गिर गई, डैमेज हो गया, ये सब कुछ नहीं है, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है भाई, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी की वजह से बदल गया, और वापस से गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बैक कर दी, वापस से वही लगा दिया, मतलब कि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी खूब, और जो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया इंपोर्ट को भी, तो भाव वापस से मशीन का बढ़ गया। तो ये जिस तरीके से हमने बताया आपको इंपैक्ट मशीन के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही कोई इंपैक्ट अगर गुडविल के रिस्पेक्ट में आया था, मतलब ऐसा ही कोई इंपैक्ट था जिसकी वजह से हमने इंपेयर किया। क्योंकि देखिए जब भी सीजीयू का भी वैल्यू कम होता है, इंपेयर होता है, लेकिन उसमें गुडविल अगर अटैच होती है तो पहले गुडविल को कम करते हैं ना, तो इन्हीं सब फैक्टर की वजह से उस सीजीयू की हमने गुडविल को इंपैक्ट कर दिया था, गिरा दिया था, क्योंकि इन सब फैक्टर्स की वजह से सीजीयू की वैल्यू डाउन हो गई थी। लेकिन बाद में वो फैक्टर खत्म हो गए, वापस से वैसा ही हो गया, कस्टम ड्यूटी लग गई तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट हाई हो गया। तो आप वो गुडविल की इंपेयरमेंट को वापस से क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो, मतलब वापस से रिवर्स कर सकते हो। अदरवाइज गुडविल इंपेयर होती है तो रिवर्स नहीं होती। लेकिन कब रिवर्स हो सकती है, एकदम याद रखने वाली बात है, एक्सेप्शनल नेचर का एक्सटर्नल इवेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, impairment loss is caused by exceptional nature external event, and that event effect is now reversed। अब उस जो इफेक्ट था उस इवेंट का वो अब रिवर्स हो गया, इज नाउ रिवर्स्ड, मतलब खत्म हो गया वो इफेक्ट। तो भाई आप इसी की वजह से ना गुडविल इंपेयर किए थे, तो गुडविल को जो इंपेयर किए थे वो अब आप खत्म कीजिए। आ रही है बात समझ में सबको? तो ये थी पूरी कहानी आपके AS 28 की। अब कुछ अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या लेवल है हमारा। कहानी पूरी हो चुकी है AS 28 की। Argo Industries Limited gives the following estimates of cash flow relating to property, plant and equipment. Property, plant, equipment मतलब fixed asset. On 31/12/X1, discount rate is 15%. Discount rate is what? Interest rate, जिस पे आप वैल्यू इन यूज निकालते हो। कैश फ्लो आने वाले सालों का बता रहा है, ठीक है। ये जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, ध्यान दीजिएगा, ना कि मार्च में। तो आने वाले साल X2, X3, X4, X5, X6 में, आने वाले 5 सालों में जो कैश फ्लो आने वाला है वो ये दिया हुआ है। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो ही होता है, ठीक है। तो ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो एडजस्ट किया हुआ है। 20x6 में रेजिडुअल वैल्यू भी 1000 लाख की आ जाएगी, यानी 20x6 में 4000 लाख प्लस ये 1000 लाख और आएगा, ठीक है। मतलब ये तो कैश फ्लो है, एसेट से जो माल बनाएंगे बेचेंगे उससे मेरी जो कैश फ्लो आ रही है नेट। और भाई मशीन को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वो भी तो हमारे वैल्यू इन यूज में ऐड होता है, ठीक है। एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ में, ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ जितना हमारे पास कैश फ्लो आएगा वो, और एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ पे जितना हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आएगी एसेट की, वो सब मिला के जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया गया था 11x6 में, 11x6 में किया गया था, ठीक है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं 31/12x1 की। तो यानी 2 साल ऑलरेडी ये मशीन डेप्रिशिएट हो चुकी है, ठीक है ना। 2 साल ये मशीन डेप्रिशिएट हो चुकी है, x6 वाला पूरा ईयर और फिर x1 वाला पूरा ईयर, ठीक है। ये जनवरी है और ये दिसंबर है,
ठीक है, तो ये पूरा एक पहला डिप्रिसिएशन लगा होगा 31/12 में और दूसरा डिप्रिसिएशन लगा होगा 31/12 में। ठीक है, यूजफुल लाइफ 7 साल है इसकी, तो ये 5 साल और दिख ही रहा है, 3 4 5 5 साल और दिख रहा है, तो 7 साल की टोटल लाइफ है इसकी। नेट सेलिंग प्राइस जो है इसकी वो 20,000 लाख है। नेट सेलिंग प्राइस ओके, एज ऑन डेट अगर हम से बेचते हैं तो 20,000 लाख की बिक जाएगी। कैलकुलेट क्या क्या करना है आपको, कैरिंग अमाउंट 20x1 का कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अच्छा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट अलग से बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये कैरिंग अमाउंट कौन सा निकालने को कह रहा है, ये कैरिंग अमाउंट कौन सा है, बिफोर दिस इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा, बिफोर इंपेयरमेंट लॉस का मतलब कौन सा कैरिंग अमाउंट होता है, कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन चार्ज फॉर 20x2 का डेप्रीशिएशन कितना होगा। अच्छा ठीक है, सब निकाल लेंगे आराम से, हड़बड़ी नहीं। आंसर 1, कैरिंग अमाउंट सबसे पहले कह रहा था ना निकालने को, तो कैरिंग अमाउंट में कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन होता है, तो कॉस्ट कितनी है हमारी 40,000 लाख। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन पर ईयर हर साल कितना डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यही होता है ना हर साल का डेप्रीशिएशन। तो कॉस्ट कितनी 40,000 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना बता रहा था क्वेश्चन में 1,000 लाख। ठीक है ना, 1,000 लाख में 2006 के अंत में बिकेगी। और यूजफुल लाइफ कितना दिया है 7 साल, कर लीजिए। ₹40,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 7, 5571 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर 31/12x एंड 31/12x1। ठीक है, 2 साल, क्योंकि हमको 31/12x1 की कैरिंग अमाउंट चाहिए, क्वेश्चन में देख लिया है ना 31/12x1 की, इस दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो 2 साल का डेप्रीशिएशन घटाएंगे तभी आएगा। डेप्रीशिएशन फॉर 2 ईयर 5571 लाख इंटू 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11,142 लाख। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 40,000 लाख माइनस 11,142 लाख 28,858 लाख हो गया। पहला काम हो गया, कैरिंग अमाउंट निकल गया। अब दूसरा है वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ निकाल देंगे, वैल्यू इन यूज़ भी आसान ही है। ये कैलकुलेशन ए पार्ट किया हमने क्वेश्चन का। वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन यूज़ के लिए ईयर ले लीजिए, कैश फ्लो ले लीजिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर एट 15% ना, 15% का रेट है। प्रेजेंट वैल्यू 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6। कैश फ्लो कितना बताया 4,000 6,000 6,000 8,000, और यहाँ पे हम 4,000 वो इनफ्लो और 1,000 रुपया जो बेच के आएगा डिस्पोजल, दोनों लिख देते हैं।
डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलता है आपको बताया था पहले भी, अगर 10% पे निकाल रहे थे तो 100/110 किए थे, यहाँ कितना करोगे 100/115, 100 डिवाइडेड बाई 115 इज इक्वल टू दबाइए 0.869, 8695 आ रहा है उसके बाद भी, तो 870 कर देते हैं, ठीक है। फिर इंटू या फिर डबल इंटू, इंटू एक बार दबाइए या फिर दो बार दबाइए, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैलकुलेटर कैसा है। मैंने बताया था इंडियन कैलकुलेटर 2 बार इंटू दबाना पड़ेगा, चाइनीज कैलकुलेटर 1 बार इंटू दबाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0.756। फिर बस इजकल टू दबाते जाइए, इजकल टू 0.657, फिर इजकल टू दबाइए 0.572, ये भी 658 कर लीजिए। चौथी डिजिट के बेसिस पे ना, चौथी डिजिट पॉइंट के बाद अगर चौथी डिजिट पॉइंट के बाद जो चौथी डिजिट है वो अगर 5 या उससे ज्यादा है तो तीसरी वाली डिजिट को एक आगे बढ़ा दीजिए, और नहीं तो जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। फिर छठवें का फिर इजकल टू दबाइए, 0.4971 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद चौथी डिजिट 1 है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं 0.497 पे ही। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3480 4536 3948 4576, अब 5000 इंटू 0.497 2485, टोटल 19,025 रुपये। ये हो गया वैल्यू इन यूज। कर लिया आपने दूसरा पार्ट भी। तीसरा देखेंगे अब आप, रिकवरेबल अमाउंट। क्या रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज में जो ज़्यादा है, सी रिकवरेबल अमाउंट। नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ था, नेट सेलिंग प्राइस ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए 20,000 लाख, और वैल्यू इन यूज 19,025 लाख, तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ अबव। रिकवरेबल अमाउंट दोनों में ज़्यादा था, 20,000 लाख, तो वो हो गया। आगे देखिए, उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज इंपेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कितना है? 28,858 था, माइनस 20,000 लाख है, ये दोनों फिगर 8,858 लाख। नेक्स्ट ई क्या है? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लिखा था, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट कितना था? 28,858 माइनस इंपेयरमेंट लॉस 8,858, 20,000 लाख। नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन 20x2 का, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट
माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब कितना साल बचा है? 20,000 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1,000 लाख। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब 5 साल बचा है, 3800 लाख। राइट। तो चलिए मेरे हिसाब से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। अभी हालांकि आपको और भी बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने हैं, एमसीक्यू भी करेंगे उसके बाद, लेकिन आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे।